Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, PM Narendra Modi is set to lay the foundation stone of 12 lakh empty capacity new fertilizer units at Naprup in Assam. This plant has been built at a staggering price of 10,000 crore plus. I have Nibir Decker joining me with more details. Nibir, what more can you tell us? All right, viewers, so of course this is the big breaking news that we're sharing with you at this point. Now, PM Narendra Modi is set to lay the foundation stone of 12 lakh empty capacity new fertilizer unit at Naprup in Assam. This plant has been built at a staggering price of 10,000 crore plus. I have Nibir Decker joining me with more details. Nibir, what more can you tell us about PM Narendra Modi, who's all set to lay the foundation stone of a 12 lakh empty capacity new fertilizer unit at Naprup in Assam? Interacted with students. All right, viewers, so this is of course the big breaking news that we're sharing with you. At this point, PM Modi of course is in Assam. तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, रोजगार और कृषि, हर क्षेत्र में विकास की नई गति दिखाई दे रही है। इसी विकास यात्रा में नामरूप असम की औद्योगिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। एक समय नामरूप को असम का फर्टिलाइजर पावर हाउस कहा जाता था, जहां नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट 1 और प्लांट 2 ने राज्य की कृषि को मजबूती दी और अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। लेकिन समय के साथ तकनीक पुरानी हुई और इन प्लांट्स को बंद करना पड़ा। ये नामरूप और असम दोनों के लिए एक कठिन दौर था। असम के लोग तैयार थे, बस उद्योग को नई ताकत और नई तकनीक की जरूरत थी। इसी निर्णायक क्षण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का स्पष्ट विजन देश के सामने रखा, जिसका एक अहम लक्ष्य है भारत को उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री के इसी विजन से प्रेरित होकर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने नामरूप को पुनः औद्योगिक विस्तार की राह पर अग्रसर करने हेतु एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा। इस क्रम में एक नई अत्याधुनिक यूरिया फैक्ट्री की योजना प्रस्तुत की गई, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। जुलाई 2025 में AVFCCL, असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड का गठन हुआ। यानी करीब 560 बीघा भूमि पर स्थापित होने वाली ये नई फैक्ट्री हर वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगी। 10,601 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये परियोजना उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी यूरिया फैक्ट्री बनने जा रही है। ये परियोजना 400 से अधिक प्रत्यक्ष और 2,500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नामरूप में स्थापित होने वाले इस नए खाद प्लांट का भूमि पूजन कर रहे हैं। यही है आत्मनिर्भर असम और यही है विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ उत्तर पूर्व। करतल ध्वनि से हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।
अब मैं सादर निवेदन करती हूँ परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने आशीर्वचन एवं All right. Now, Prime Minister Narendra Modi is addressing a public gathering. Let's take a look. उज्जनीर रायज केन्या से आपुना लुकोलोय मोर आंतरिक मोरम आरु श्रद्धा जाजिसो असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी और यहीं के आपके प्रतिनिधि असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे सभी भाई और बहनों, जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा मुझे वहां बाहर दिखते हैं। सोलुंग सुकापा और महावीर लसित बोरफुकन जैसे वीरों की ये धरती, भीमबर देवरी, शहीद कुशल कुंवर, मोरान राजा बड़ौसा, मालती मैम, इंदिरा मिरी, स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह और वीरांगना सती साधनी की ये भूमि, मैं उजनी असम की इस महान मिट्टी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं देख रहा हूं सामने दूर दूर तक आप सब इतनी बड़ी संख्या में अपना उत्साह, अपना उमंग, अपना स्नेह बरसा रहे हैं और खासकर मेरी माताएं बहनें इतनी विशाल संख्या में आप जो प्यार और आशीर्वाद लेकर आई हैं, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ऊर्जा है, एक अद्भुत अनुभूति है। मेरी बहुत सी बहनें असम के चाय बागानों की खुशबू लेकर यहां उपस्थित है। चाय की ये खुशबू मेरे और असम के रिश्तों में एक अलग ही एहसास पैदा करती है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस स्नेह और प्यार के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए
बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है, असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ये तो एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। असम की जो ताकत और असम की भूमिका अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को और देश के सभी किसान भाई बहनों को इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए भी बधाई देता हूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी की जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है और साथ ही हमारे युवाओं को नए सपने देखने का हौसला भी दे रही है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है
कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा। साथियों, नाम रूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। प्लांट के शुरू होते ही अनेकों लोगों को यहीं पर स्थायी नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा जो काम प्लांट के साथ जुड़ा होता है, मरम्मत हो, सप्लाई हो, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ी मात्रा में काम होगा, यानी अनेक काम होते हैं। इन सब में भी यहां के स्थानीय लोगों को और खास करके मेरे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, आप सोचिए, किसानों के कल्याण के लिए काम बीजेपी सरकार आने के बाद ही क्यों हो रहा है? हमारा नामरूप तो दशकों से खाद्य उत्पादन का केंद्र था। एक समय था जब यहां बनी खाद से नॉर्थ ईस्ट के खेतों को ताकत मिलती थी, किसानों की फसलों को सहारा मिलता था। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला। वो अपनी मस्ती में ही रहे। आज हमारी डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई उन समस्याओं का समाधान भी कर रही है। साथियों, असम की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी खाद की कितनी ही फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। आप याद करिए, तब किसानों के क्या हालत थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था, यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी, पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। और इन्होंने इतना बुरा किया कि 11 साल से मेहनत करने के बाद भी अभी मुझे और बहुत कुछ करना बाकी है।
कांग्रेस के दौर में फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद होती थी, जबकि हमारी सरकार ने गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम जैसे अनेक प्लांट शुरू किए हैं। इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इसी का नतीजा है, हम यूरिया के क्षेत्र में आने वाले कुछ समय में आत्मनिर्भर हो सके, उस दिशा में मजबूती से कदम रख रहे हैं। साथियों, 2014 में देश में सिर्फ 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? आंकड़ा याद रहेगा? आपने मुझे काम दिया 10-11 साल पहले, तब उत्पादन होता था 225 लाख मैट्रिक टन। ये आंकड़ा याद रखिए। पिछले 10-11 साल की मेहनत में हमने उत्पादन बढ़ा करके करीब 306 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत करने की जरूरत है। जो काम उनको उस समय करना था, नहीं किया, और इसलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी हमें हर साल करीब 380 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम 306 पर पहुंचे हैं, 70-80 और करना है। लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से योजना बना रहे हैं, और जिस प्रकार से मेरे किसान भाई बहन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम हो सके उतना जल्दी इस गैप को भरने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आपके हितों को लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है। भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती है। उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को, जहां से हम बोरी लाते हैं, करीब करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है। अब आप सोचिए, हम लाते हैं 3,000 में और देते हैं 300 में। ये सारा बोझ देश के किसानों पर हम नहीं पड़ने देते। ये सारा बोझ सरकार खुद भरती है, ताकि मेरे देश के किसान भाई बहनों पर बोझ ना आए। लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी। और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है। और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे
तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है। साथियों, आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आंकड़ा याद रहेगा? भूल जाएंगे? 4 लाख करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है। 35,000 करोड़। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले, इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। हमारी सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले, इन सबको खूब लाभ उठा रहा है। केसीसी से इस साल किसानों को, यह आंकड़ा भी याद रखो, केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। 10 लाख करोड़ रुपया। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। भाजपा सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। और मैं तो चाहूंगा असम के अंदर कुछ तहसील ऐसे आने चाहिए आगे जो 100% नेचुरल फार्मिंग करते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान को आसाम दिशा दिखा सकता है। आसाम का किसान देश को दिशा दिखा सकता है।
हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की। आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने खाद्य तेलों, पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहां के किसानों की आय भी बढ़ाएगा। साथियों, यहां इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हमारे टी गार्डन वर्कर्स भी हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने असम के 7.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स के जनधन बैंक खाते खुलवाए। अब बैंकिंग व्यवस्था जुड़ने की वजह से इन वर्कर्स के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे जाने की सुविधा मिली है। हमारी सरकार टी गार्डन वाले क्षेत्रों में स्कूल, रोड, बिजली, पानी, अस्पताल की सुविधाएं बढ़ा रही है। साथियों, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा ये विजन देश के गरीब वर्ग के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रयासों से, योजनाओं को धरती पर उतारने के कारण 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा भी याद रखना, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। देश में एक न्यू मिडिल क्लास तैयार हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बीते वर्षों में भारत के गरीब परिवारों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार हुआ है। कुछ ताजे आंकड़े आए हैं जो भारत में हो रहे बदलाव के प्रतीक हैं। साथियों, और मैं मीडिया में ये सारी चीजें बहुत कम आती है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं जो बातें बताता हूं जरा याद रख करके औरों को बताना। साथियों, पहले गांवों के सबसे गरीब परिवारों में 10 परिवार में से एक के पास 22 बाइक तक होती नहीं थी। 10 में से एक के पास भी नहीं होती। अभी जो सर्वे आए हैं, अब गांव में रहने वाले करीब करीब आधे परिवारों के पास बाइक या कार होती है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन तो लगभग हर घर में पहुंच चुके हैं। फ्रिज जैसी चीजें जो पहले लग्जरी मानी जाती थी, अब ये हमारे न्यू मिडिल क्लास के घरों में भी नजर आने लगी है। आज गांवों की रसोई में भी वो जगह बना चुका है। नए आंकड़े बता रहे हैं कि स्मार्टफोन के बावजूद गांव में टीवी रखने का चलन भी बढ़ रहा है। ये बदलाव अपने आप में नहीं हुआ। ये बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि आज देश का गरीब सशक्त हो रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तक भी विकास का लाभ पहुंचने लगा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीबों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं की सरकार है।
इसलिए हमारी सरकार असम और नॉर्थ ईस्ट में दशकों की हिंसा खत्म करने में जुटी है। हमारी सरकार ने हमेशा असम की पहचान और असम की संस्कृति को सर्वोपरि रखा है। भाजपा सरकार असमिया गौरव के प्रतीकों को हर मंच पर हाईलाइट करती है। इसलिए हम गर्व से महावीर लसित बोरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा बनाते हैं। हम असम के गौरव भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी का वर्ष मनाते हैं। हम असम की कला और शिल्प को, असम के गोमोशा को दुनिया में पहचान दिलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रशिया के राष्ट्रपति श्रीमान पुतिन यहां आए थे। जब दिल्ली में आए तो मैंने बड़े गर्व के साथ उनको असम की ब्लैक टी गिफ्ट किया था। हम असम की मान मर्यादा बढ़ाने वाले हर काम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा जब ये काम करती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को होती है। आपको याद होगा जब हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न दिया था तो कांग्रेस ने खुलकर उसका विरोध किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। मुझे बताइए, ये भूपेन दा का अपमान है कि नहीं है? कला संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? असम का अपमान है कि नहीं है? ये कांग्रेस दिन रात करती है अपमान करना। हमने असम में सेमीकंडक्टर यूनिट लगवाई तो भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। आप मत भूलिए, यही कांग्रेस सरकार थी जितने इतने दशकों तक टी कम्युनिटी के भाई बहनों को जमीन के अधिकार नहीं मिलने दिए। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जमीन के अधिकार भी दिए और गरिमापूर्ण जीवन भी दिया। और मैं तो चाय वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार
और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं, असम की पहचान और असम के सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा, बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है। आपका ये प्यार यही मेरी पूंजी है। और इसीलिए पल पल आपके लिए जीने का मुझे आनंद आता है। विकसित भारत निर्माण में पूर्वी भारत की हमारे नॉर्थ ईस्ट की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मैंने पहले भी कहा है कि पूर्वी भारत भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। नामरूप की ये नई यूनिट इसी बदलाव की मिसाल है। यहां जो खाद बनेगी वो सिर्फ असम के खेतों तक नहीं रुकेगी, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये देश की खास जरूरत में नॉर्थ ईस्ट की भागीदारी है। नामरूप जैसे प्रोजेक्ट ये दिखाते हैं कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। सच्चे अर्थ में अष्टलक्ष्मी बनकर के रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को नए फर्टिलाइजर प्लांट की बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और इस वर्ष तो वंदे मातरम के 150 साल हमारे गौरवपूर्ण पल। आइए हम सब बोले, वंदे 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 वंदे। आपका तेजस्वी मार्गदर्शन और गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणा